Yes class, myself Dr. Najmi Shabir, Assistant Professor in the Department of Commerce, छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी। सो मेरा जो चैप्टर था रेसिडेंशियल स्टेटस जानना एसएससी की, तो उस पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रेसिडेंशियल स्टेटस बताया था। अब मैं उस पर बेस कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही में समझाऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा है, मिस श्री विवेक मोहन हैज द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। आपको क्या बताना है, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ श्री विवेक मोहन बताना है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट था या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट था या नॉन रेसिडेंट था। तो इन तीनों ही कंडीशन में उसकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन कोलकाता मैनेज फ्रॉम यूएसए, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन कोलकाता मैनेज फ्रॉम यूएसए, तो ये इंडियन इनकम है क्योंकि मैनेज हो रही है। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन कोलकाता, ठीक है। तो ये हमारी जो है मैनेज हो रही है यूएसए से, लेकिन बिजनेस कहाँ की, कोलकाता की, तो इंडियन इनकम है। तो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भी टैक्सेबल है और नॉट ऑर्डिनरी में भी और नॉन रेसिडेंट में भी, तीनों में हम इसको लेंगे। इनकम फ्रॉम अ पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन 15,000, ठीक है। क्या है, सर्विसेज रेंडर इन इंडिया, तो ये कौन सी इनकम है, इंडियन इनकम है। तो ये हमारा तीनों में जाएगा, टैक्सेबल होगा 15,000, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट, तीनों में टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम एसेट इन म्यांमार रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये इंडियन इनकम है, ठीक है, रिसीव्ड इन इंडिया, तो तीनों के लिए टैक्सेबल है क्योंकि इंडियन इनकम हमारी तीनों कंडीशन, ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, तीनों में टैक्सेबल होता है। प्रॉफिट फॉर बिजनेस इन श्रीलंका डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, बिजनेस कहाँ है, श्रीलंका की है और बैंक में वहाँ डिपॉजिट हो गई है, तो फॉरेन इनकम है, तो ये सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी क्योंकि ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो होता है वो पूरी तरह से इंडिया का निवासी माना जाता है। फिर है इनकम फ्रॉम अ प्रोफेशन इन केनिया रिसीव्ड देयर, द प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया, तो इंडिया में सेटअप हुआ था। तो मैंने बताया कुछ कंडीशन में नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होता है, तो ये ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी दोनों में ये टैक्सेबल करेंगे, हम दोनों में लेंगे हम इसको, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया रिसीव्ड इन नेपाल, मशीनरी कहाँ की है, सेल कहाँ हुआ है, इंडिया में, रिसीव्ड कहाँ हुआ है, नेपाल में हुआ है रिसीव्ड, सेल कहाँ हुआ था मशीनरी का, इंडिया में, एक्रू कहाँ हुई, इंडिया में, ठीक है। तो इंडियन इनकम है, तो मैंने कहा एक्रू या रिसीव दोनों में से कुछ भी होता है तो वो इंडियन इनकम मानी जाती है, तो इंडियन इनकम तीनों ही में टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया, तो हाफ जो रिसीव्ड इंडिया में हुई तो वो इंडियन इनकम हो गई। 7th क्वेश्चन देखें, हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया, जैसे 5,000 रिसीव्ड इन इंडिया है तो इंडियन इनकम है, ठीक है। तो इंडियन इनकम है, तो 5,000 हमारी थी, 5,000 ये पूरा था यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का, तो 5,000 तो हमारा ऑर्डिनरी रेसिडेंट में फॉरेन इनकम हो चाहे इंडियन इनकम हो, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए दोनों ही टैक्सेबल होती हैं, तो 5,000 पूरा ऑर्डिनरी में टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट के लिए हाफ होगा, दैट इज 2,500, जितनी वो इंडियन इनकम होगी सिर्फ वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। फॉरेन इनकम इन लोगों के लिए टैक्सेबल नहीं है, 2,500, तो ये इस तरह से हमने इनकी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल ली। ऑर्डिनरी रेसिडेंट की सबसे ज़्यादा आएगी, फिर उससे कम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की आएगी, नॉन रेसिडेंट की सबसे कम आएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या है, रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न इन अफगानिस्तान ऑफ विच 50,000 वर रिसीव्ड इन इंडिया, बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया,
पहला रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन इनकम है तो तीनों में टैक्सेबल होगा, ठीक है। दूसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न इन अफगानिस्तान 25,000 of which 15,000 were received in India. Business is controlled from India. बिजनेस कंट्रोल कहाँ से हो रही है? इंडिया से हो रही है। 15,000 रिसीव्ड इन इंडिया हुई, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न इन अफगानिस्तान 25,000, ठीक है। अफगानिस्तान में हुई तो 25,000 पूरी ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, ऑफ विच 15,000 रिसीव्ड इन इंडिया। जो रिसीव्ड इन इंडिया हुई वो इंडियन इनकम है तो वो नॉन रेसिडेंट में होगी टैक्सेबल, ठीक है, ठीक है। बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया हो गया तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भी ये टैक्सेबल हो गई 25,000। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होने की वजह से नॉट ऑर्डिनरी में हुई। रिसीव्ड इन इंडिया में 15,000 हुई थी तो नॉन रेसिडेंट में गई और 25,000 पूरे हमारे ऑर्डिनरी में गए, ठीक है। इनकम डीम टू एक्रू इन इंडिया, तो इंडियन इनकम है, तीनों में टैक्सेबल। रॉयल्टी फॉर टेक्निकल सर्विसेज फॉर बिजनेस आउटसाइड इंडिया नॉट डीम टू एक्रू इन इंडिया। Royalty received from Sri Al Afghan, a resident for technical services provided to run a business outside India. That is 20,000. तो यहाँ पे इन्होंने 20,000 रुपये रॉयल्टी मिली है फॉर टेक्निकल सर्विस और बिजनेस आउटसाइड इंडिया, नॉट डीम टू एक्रू इन इंडिया। तो ये हमारी फॉरेन इनकम है तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सिर्फ टैक्सेबल होगी। Income from a business in Jaipur 40,000. This business is controlled from France. Rupees 20,000 were remitted to France. Business income from a business in Jaipur rupees 40,000, ठीक है। जयपुर से बिजनेस है, इज कंट्रोल फ्रॉम फ्रांस, 20,000 रिमिटेड टू फ्रांस। तो यहाँ पे हमारा 40,000 जो है वो पूरी इंडियन इनकम है तो तीनों में टैक्सेबल हो गई और तीनों की ग्रॉस टोटल इनकम हमने निकाल ली। इस तरह से आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन मैं आपको टाइम दे रही हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लें।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये इनकम्स है मिस्टर नरेश की प्रीवियस ईयर 21-22 की। इंटरेस्ट ऑन इंग्लैंड डेवलपमेंट बॉन्ड 1/5 रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, 1/5 जितना इंडिया में रिसीव्ड हुआ है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, उनकी ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ा जाएगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट तो पूरी तरह से भारत का होता है नागरिक, तो इसके लिए पूरा 50,000 टैक्सेबल होगा। ठीक है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अमेरिका रिसीव्ड देयर बट लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। तो ये फॉरेन इनकम है 81,000, तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन कनाडा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सिर्फ 40,000 टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन अगंडा, ठीक है, 45,000। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है इसीलिए तो 45,000 नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भी जाएगा। ठीक है। रिसीव्ड इन इंडिया 25,000 है, तो वो हमारा किस में जाएगा, नॉन रेसिडेंट में चला जाएगा। तो हम देख लेते हैं। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन युगांडा विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, ₹25,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, 45,000 था पूरा। ठीक है, 25,000 रिसीव्ड इन इंडिया हुआ, तो इसीलिए 25,000 हमारा नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल हो गया। 45 ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में जाएगा। डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, तो तीनों में हमारा चला जाएगा 40,000 40,000 40,000, तीनों में टैक्सेबल होगा। ठीक है। अनटैक्स पास्ट प्रॉफिट, तो ये अनटैक्स पास्ट प्रॉफिट है, किसी में नहीं जाएगा क्योंकि हम ये प्रीवियस ईयर की देख रहे हैं इनकी। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर हम 22-23 का देख रहे हैं, इसीलिए ये पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट किसी में नहीं जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन चेन्नई, तीनों में टैक्सेबल। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल 18,000। तो हमने तीनों की निकाल ली ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब इस पे इन पे टैक्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल फॉर ऑल थ्री। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया टैक्सेबल तीनों में होगा। डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी तीनों में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट इनकम बांग्लादेश की है, तो ये फॉरेन इनकम है, सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन पाकिस्तान, ऑर्डिनरी में सिर्फ टैक्सेबल होगा। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, इसीलिए नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भी 20,000 टैक्सेबल होगा। इनकम एक्रूड इन भोपाल, इंडियन इनकम है, तीनों में टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड, सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट में जाएगा, टैक्सेबल होगा, इसकी ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड होगा। तो हमने देखा, हमने तीनों की ग्रॉस टोटल इनकम निकाल ली। आई थिंक ये आपको रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट चल सकते हैं दूसरे उस पर। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा कि हम स्लैब रेट कैसे लगाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ द क्वेश्चन। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, प्लीज नोट इट डाउन इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट हम देखते हैं अपना यहाँ पे मुझे एक आपको बात बतानी थी, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताई थी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 है अगर, और किसी की बर्थ डेट पड़ रही है 1 अप्रैल 2020 को, हमारा फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च जाता है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक जाता है। 80th बर्थडे हम कैसे देखेंगे? 80th बर्थडे हम देखेंगे अगर सपोज किसी की 80th बर्थडे पड़ रही है 31 मार्च 2021 को, ठीक है, 31 मार्च 2021 को पड़ रही है, ठीक है, तो उसको जो है एक दिन पहले ही मान लिया जाएगा कि वो सुपर सीनियर सिटीजन हो गया, इसको ग्रेस मिल जाएगा। तो उसकी अगर 80th बर्थडे पड़ रही है 31 मार्च 2021 को, तो उसको सुपर सीनियर सिटीजन फाइनेंशियल ईयर 2021 में मान लिया जाएगा, ठीक है, 2021 में सुपर सीनियर सिटीजन उसको मान लिया जाएगा, सुपर सिटीजन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, ठीक है। इसको नोट कर लें। सो इंडिविजुअल जिसकी एज 80 इयर्स या 80 इयर्स से अबव है, उसकी टोटल इनकम 7 लाख है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं 5 लाख तक उसकी एग्जेम्प्ट है, ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील। 5 लाख से 7 लाख पे उस पर हमारा रेट कितना है, हमारा 20% है, तो 2 लाख पे 20% कितना हुआ, 40,000, ठीक है। इंडिविजुअल जिसकी एज 80 इयर्स या उसके अबव है, टोटल इनकम अगर उसकी 10,90,000 है, तो पिछले 5 लाख पे उसकी इनकम नील होगी, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख पे उसका 20% लगेगा, ठीक है, 20% कितना हुआ, 5 लाख पे 1 लाख, फिर 1 लाख से 10,90,000 तक कितने रुपए हो गए, आप लोग इसको डिफरेंस ले लिए। पिछले शुरू के 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, तो नील, फिर 5 से 10 लाख हो गए 20% टैक्स 1 लाख, अब ये कितना हो गया, 5 और 5 10 लाख इसमें से निकल गए, ठीक है, 10 लाख निकल गए, अब कितने बचे, 10,90,000, ठीक है। अब इसमें से 5 लाख और ये 5 लाख 10 लाख निकल गए, बचे 90,000, उस पर 30% आ गया 27,000, तो 1,27,000 पूरा टैक्स लगा, ठीक है। नेक्स्ट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 इयर्स या मोर देन 60 इयर्स है बट लेस देन 80 इयर्स है, ठीक है, और उसकी टोटल इनकम 6 लाख है, तो ये हमारा कौन है, ये हमारा सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन की 3 लाख तक नील, फिर 3 लाख से 5 लाख हमारे 2 लाख पे 5%,
हो गया 10,000। अब कितने बचे? 3 ये और 3 lakhs ये हो गए और 2 lakhs ये हो गए। 3 से 4, 4 से 5, 2 lakh ये 3, 4, 5 lakhs। ठीक है, अब कितना बचा? 5 लाख से 6 लाख में 1 लाख बच रहा है। 1 लाख पे 20% हो गया 20,000। आई थिंक ये आपको कुछ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, ओके, फिर से मैं बता दूं। 6 लाख है इनकम। 6 लाख में पहले 3 लाख पे नील, दूसरे 3 लाख से 5 लाख पे कितना हो गया? 3 से 4, 4 से 5, 2 लाख पे 5%, डेट इज 10,000। और 5 से 6, 1 लाख पे 20%, डेट इज 20,000। ठीक है, नेक्स्ट इंडिविजुअल जिसकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, अदर देन सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन। ठीक है, तो ये इसका जो है फॉर नॉन रेसिडेंट ऑल्सो, नॉन रेसिडेंट के लिए भी यही स्लैब रहेगा। और HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए भी यही रहेगा स्लैब। हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली के लिए भी यही रहेगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए भी यही स्लैब रहेगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए भी यही स्लैब रहेगा। फॉर नॉन रेसिडेंट ऑल्सो, नॉन रेसिडेंट के लिए भी यही स्लैब रहेगा। ऊपर के 2.5 लाख पे नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख कितने हो गए? 2.5 लाख। 2.5 लाख पे 5% लेंगे, फिर 5 से 10 लाख पे 20%, मोर देन 10 लाख 30%। सेम फॉर एवरीवन। ये नीचे के दो आपने देखा होगा, ये सबके लिए सेम है। नहीं, सेम फॉर एवरीवन। ठीक है, ये जो आपका है 5 से 10 लाख, ये सबके लिए सेम है रेट। 5 से 10 लाख 20%, फिर उसके अबव 30%। 80 ईयर्स अबव 80 ईयर्स भी यही है, और 60 ईयर्स और अबव 60 ईयर्स भी यही है। ये नीचे के दो जो आप देख रहे हो ये सेम फॉर एवरीवन है। 5 से 10 लाख पे 20%, मोर देन 10 लाख पे 30%। के ऊपर वाला डिफर करता है और ये सेम है सबके लिए, चाहे वो मोर देन 60 ईयर्स हो, लेस देन 60 ईयर्स हो या मोर देन 80 ईयर्स हो। ये नीचे का जो दो है ये सबके लिए सेम है। अच्छा, इंडिविजुअल है बिलो 60 ईयर्स और उसकी इनकम है 7 लैक्स। कितना आपको देख लोगे आप? 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख से 5 लाख हो गया 5%, 12,500। फिर 5 से 7 में हो गया 2 लाख, 2 लाख पे 20% हो गया 40,000। ठीक है, तो ये इनकी ऐसे निकलेगा टैक्स। ठीक है, रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो एक स्लैब है। ठीक है, टोटल इनकम 12,50,000 है। 2.5 लाख पे नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख हमारा हो गया 5%, फिर 5 से 10 लैक्स हो गया 20%। ठीक है, और मोर देन 10 लैक्स हो गया 30%। तो यार हमने पूरा स्लैब लगा दिया और ये हमारा आ गया 1,87,500 हमारा टैक्स आ गया। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का क्लैरिफिकेशन है। जो लोग पैदा हुए हैं 1 अप्रैल 1960 को, 1 अप्रैल को, all those who are born on 1 April will attain a age day before their birthday। ठीक है, इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2007। ठीक है, क्या है डेट ऑफ बर्थ? 1 अप्रैल 2007।
अब आप देखिए कि जब उसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2007 है, तो उस 1 अप्रैल 2007 है और 1 अप्रैल 2008 को उसकी फर्स्ट बर्थडे पड़ रही है। कब पड़ रही है फर्स्ट बर्थडे? 1 अप्रैल 2008 को, ठीक है। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2006 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 31 मार्च 2007 को उसकी पड़ रही है। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो आप देखें 60 बर्थडे अगर फॉल हो रही है ऑन 1 अप्रैल 2020, कब हो रही है? 60वीं बर्थडे अगर पड़ रही है 1 अप्रैल 2020 को, 60वीं 60th birthday. You have completed 60 years on 31st March 2020, ठीक है। आपका ये मान लिया जाएगा कि एक दिन पहले ही आपने 60 इयर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए, एक दिन का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब आपकी 1 अप्रैल 2020 को बर्थडे पड़ रही है, तो 31 मार्च 2020 को ही आपको 60 इयर्स का मान लिया जाएगा। मीन्स यू हैव बिकम सीनियर सिटीजन इन प्रीवियस ईयर 19-20, आप प्रीवियस ईयर 19-20 में ही सीनियर सिटीजन हो गए, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट बर्थडे अगर 1 अप्रैल 2007 को पड़ रही है तो 1 अप्रैल 2000 इसका तो ये है। लेकिन अगर वो जो हमारी जो है ये हमारा 1 अप्रैल 2006 को अगर पड़ रही है, तो इसमें आप देख रही हो उसकी फर्स्ट बर्थडे आपकी कब पड़ेगी। तो यहाँ पे ये दिया गया है 60th बर्थडे आपकी फॉल हो रही है 1 अप्रैल 2020 को, तो आपको 31 मार्च 2020 को ही सुपर सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा और आपको सीनियर सिटीजन प्रीवियस ईयर 19-20 में उसका बेनिफिट सीनियर सिटीजन होने का मिल जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं इसको बता दे रही हूँ आपको। All those who have born on 1 April will attain a age day before their birthday. आप ये समझ लीजिए जो 1 अप्रैल हमारा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है, तो अगर आप 1 अप्रैल को आपकी बर्थडे है तो आपको एक दिन पहले 31 मार्च को ही आपकी 1 अप्रैल 2020 को अगर बर्थडे पड़ रही है तो आपको 31 मार्च 2020 को ही सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा कि आपकी 60वीं बर्थडे जो है 1 अप्रैल को है, तो आपको 31 मार्च 2020 को ही सीनियर सिटीजन मान लिया जाएगा। इट मीन्स 19-20 प्रीवियस ईयर में आपको सीनियर सिटीजन का बेनिफिट मिलेगा। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का क्लैरिफिकेशन है। ऑल दोज हु हैव बोर्न ऑन 1 अप्रैल विल अटेन अ एज डे बिफोर देयर बर्थडे। आई थिंक ये आपको मेरा क्लियर होगा लेक्चर। तो अगर लाइक किया आपने तो अच्छा लगा तो लाइक किए, सब्सक्राइब किए, शेयर किए एंड थैंक यू। गुड बाय।